हेलो नमस्ते वेलकम टू ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। हिंदी उपन्यास उफ कोलकाता सत्यव्यास जी की रचना के एपिसोड्स को आइए सुनते हैं। शिकस्ता मकबरों पे टूटती रातों को एक लड़की लिए हाथों में बरबत जोग में कुछ गुनगुनाती है। कहा करते हैं चरवाहे कि जब रुकते हैं गीत उसके तो एक ताजा कब्र से चीख की आवाज आती है। किस्सा-ए तोता मैना। कोलकाता के हावड़ा जिले से हल्दिनिया की ओर जाते हुए एक औद्योगिक कस्बा कोलाघाट है। सड़क के एक ओर जहां अब विकास अपने पांव पसार रहा है, वहीं सड़क की दूसरी ओर जंगल और इनके साथ ही लगती हुई रेल लाइन कोलकाता को आगे की ओर जोड़ती है। दिन में भी वीरान रहने वाले इस इलाके की रात का तो मंजर ही डरावना हो जाता है। इन्हीं जंगलों में एक बरगद की टहनी पर बैठी एक मैना बहुत व्यग्र थी और बार बार भयातुर होकर अपने पंख फड़फड़ाती जाती थी। वहीं से उड़कर जाते हुए एक तोते ने जब उसे देखा तो वह भी उसी डाल पर आ बैठा। उसके डाल पर आकर बैठते ही मैना अत्यधिक क्रोधित हुई और क्रोधावेश में ही चिल्लाई, ओ तोते, तू यहाँ कैसे बैठ गया? तोते को इस प्रकार के आचरण की आशा नहीं थी। उसने तो सुन रखा था कि मैना बहुत मीठा बोलती है। वह पहले तो सकपकाया, मगर फिर दिल कड़ा करते हुए बोला, अरे मैना, नाराज न हो। मैं इधर से गुजर रहा था, देखा कि तू भयभीत है, सोचा कि तू परेशान है। अब क्योंकि मैं भी परेशान हूं, इसीलिए उतर आया कि दोनों साथ ही एक दूसरे की परेशानी सुन लेंगे। खबरदार जो मुझे साथी कहा। मैं तुम जैसे मर्दों को अच्छी तरह जानती हूं। सारे मर्द कुत्ते होते हैं। मैना गुस्से से बोली, मेरी बात सुन, सारे मर्द कुत्ते नहीं होते, कुछ तोते भी होते हैं। अब मुझे ही देख, मेरी क्या गलती थी? मेरी तोती तो मुझे छोड़कर पड़ोसी के तोते के साथ भाग गई। भाग नहीं गई, उड़ गई। औरतों के लिए इज्जत लाओ अपनी भाषा में पहले। तुम्हारी इसी मर्दवादी सोच से परेशान होकर भागी होगी। नहीं, मेरी मैना। तोते ने इतना ही कहा था कि मैना ने फिर टोक दिया, खबरदार जो मुझे मेरी कहा। सॉरी मैना, मगर वो मुझे इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि मैं हरे राम बोलता था, जो उसे पसंद नहीं था। पड़ोसी का तो तोता भीगे होंठ तेरे गाता था, बस इसी कारण से फुर हो गई। कहकर तोता उदास हो गया। उसकी बात सुनकर मैना भी एक हिस्सा पिघली, मगर फिर शेष 99 हिस्सा कठोर करती हुई बोली, जो भी हो, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैं मर्द जात पर भरोसा ही नहीं कर सकती। लेकिन मैना, मर्द जात ने ऐसा किया ही क्या है जो तू हमसे इतना नाराज है? और ये भी बता कि तू इतनी डरी हुई क्यों है? डरना तो हम औरतों को मर्द जात की बुरी परछाई से ही चाहिए, मगर इस वक्त मैं तुझसे ज्यादा एक दूसरी बात से भयभीत हूं। ओ मैना, शायद तेरा डर भी थोड़ा कम हो जाए। मुझे भी अपने दिल की बात बता। कहते हुए तोता जरा करीब आ गया। एक किस्सा है जो सुनाऊंगी तो तुझे भी विश्वास हो जाएगा कि मर्द जात बेवफाई का दूसरा नाम है।
मैना ने मुंह दूसरी ओर घुमाते हुए कहा और फिर थोड़ा ठहर कर कहना जारी रखा। मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो एक ऐसी कहानी है जिससे तेरे मन में कई सवाल उठेंगे, लेकिन मुझे बीच में टोकना नहीं। और यदि बीच में तू टैं बोल गया और शुक हत्या का पाप मेरे ऊपर नहीं आएगा, ऐसा वचन दे। वचन देता हूं, तोते ने कहा। ठीक है, अब मैं कहानी शुरू करती हूं। वह सामने जो बिल्डिंग देख रहा है ना, वह कवि गुरु भारती यूनिवर्सिटी है। वहीं रहता है हमारी कहानी का नालायक। मैना ने अभी आधा ही कहा था कि तोता बोल उठा, नालायक? देख, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि तू बीच में नहीं टपकेगा। मैना कुपित होकर बोली। अच्छा अच्छा, सॉरी। तोते ने फौरन पंख उठाकर माफी मांगी। हाँ, तो वहीं रहता है हमारी कहानी का नालायक नायक सिद्धार्थ। तोते, आशिकों के कई नस्ल होती हैं, जैसे प्यासा आशिक, तमाशा आशिक, जरा सा आशिक, मरा सा आशिक, भला सा आशिक, दिलासा आशिक और रुआसा आशिक। और भी बहुत से होते होंगे, मगर ये नालायक अलग ही नस्ल का आशिक है। लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि उनका प्रेमी घुटनों पर बैठकर हाथों में फूल लेकर उन्हें प्रपोज करे। सिद्धार्थ इससे आगे की चीज है। वह मंगलसूत्र लेकर प्रपोज करता है। लड़कियां इसका था ही नहीं जान पाती, तर जाती हैं। इतना भोला, इतना सच्चा। इसी सच्चाई से सिद्धार्थ अपने माँ का कंगन 12 कलाइयों में घुमा चुका है। देह आकर्षक है, रंग सांवला और लंबाई इतनी कि ऊंटनी का मुंह चूम ले। सो जवानी के उन दिनों में जब हर तीसरी लड़की अच्छी लगती थी, तो सिद्धार्थ को हर दूसरी लड़की भा जाती थी। उसका दोस्त चेतन एक शांत मगर दब्बू लड़का है, जो हमेशा सिद्धार्थ के प्रभाव में ही रहता है। इतना कि सिद्धार्थ के कहने पर ही वह लॉ पढ़ने भी आ गया था, वरना वह हिस्ट्री में ऑनर्स करने के बाद शोध करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से रजनी नाम की एक लड़की से दोस्ती हुई है, मगर क्योंकि ये कहानी रजनी की नहीं है, इसलिए उसकी ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। दोनों ही दोस्तों के पहले साल की पढ़ाई खत्म हो गई है। हॉस्टल बंद होने के कारण दोनों अपने घर हावड़ा गए थे। परसों से इनके हॉस्टल खुल जाएंगे और ये यहाँ धमक पड़ेंगे, इसलिए कहानी आज से ही सुननी पड़ेगी। आज ये दोनों अपने शहर में एक शादी की रिसेप्शन में शामिल होने के बाद दुल्हन के कमरे के ठीक बाहर खड़े हैं। दुल्हन, जो सिद्धार्थ के मुताबिक उसकी गर्लफ्रेंड थी और अब किसी और से शादी कर रही थी। किस्सा कोतहा यूं था कि दीपक और पूजा का रिसेप्शन था। दीपक ने इंटर के बाद ही होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया था और ग्रेजुएट होकर बेकार होते होते वे किसी होटल में काम पर लग भी गया था। इसलिए थोड़े ही दिनों में मोहल्ले में उसकी धाक जम गई। पूजा सिद्धार्थ की प्रेमिका थी, ऐसा सिद्धार्थ कहता था। हालांकि चेतन को भी लगता था कि वह उसकी भी प्रेमिका है, और उसे ही क्या, सारे मोहल्ले को यही बदगुमानी थी। खैर, पूजा को दीपक से सिद्धार्थ ने ही मिलवाया था। 23-24 साल की उम्र जो आम लड़कों के लिए बेरोजगारी की होती है, ठीक वही उम्र लड़कियों के माँ बाप के लिए विवाह की चिंता की भी होती है। पूजा ये बात जानती थी। वह जानती थी कि उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढने में लगे हैं। पूजा ने घर वालों की ये तकलीफ आसान कर दी। उसे दीपक में भविष्य दिखा। दीपक को पूजा की खूबसूरती। सो सिद्धार्थ
टापते रह गया। दीपक और पूजा की शादी हो गई और आज रिसेप्शन भी संपन्न हो गया था। दुल्हन तमाम गिफ्ट समेत सुहागरात वाले कमरे में पहुंचा दी गई थी। दूल्हे का इंतजार था। दूल्हा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को विदा करने में मशगूल था। ठीक इसी वक्त चेतन और सिद्धार्थ किसी और घटना को अंजाम देने ठीक दुल्हन के कमरे के बाहर खड़े थे। बंद दरवाजा। गलत हो रहा है भाई, चेतन ने कांपते हाथों से कोल्ड ड्रिंक की ट्रे पकड़े हुए कहा। दीपक के रिसेप्शन में दोस्त होने के नाते कोल्ड ड्रिंक बांटने का काम उसे ही मिला था। आशिकों के साथ गलत ही होता है भाई, उसकी गलती ना दिखी तुझे? मेरी गलती दिख रही है। सिद्धार्थ ने सजावट के टंगे हुए सैटिन के घुमावदार फीतों में से एक लाल फीता उखाड़ते हुए कहा। उसकी क्या गलती है? शादी माँ बाप फिक्स किए हैं, चेतन ने बात पर कही। अच्छा, कह नहीं सकती थी बाप से कि सिद्धार्थ से मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत? अबे बाप से कोई मोहब्बत जैसा वर्ड कैसे बोलेगा? चेतन ने हंसते हुए कहा। उसके हंसने से कोल्ड ड्रिंक के गिलास हिल गए। जैसे हमसे दिन में 3 टाइम तुतला के बोलती थी वैसे, और कैसे? सिद्धार्थ ने हाथ में ही उंगलियों के बीच फीते को सीधा किया। जाने दे, जीने दे दोनों को, वैसे भी दीपक दोस्त ही तो है। चेतन ने उसे कोल्ड ड्रिंक देकर ठंडा करने की कोशिश की। यही तो गलती हो गई, दोस्त समझ के मिला दिए, साला दगा कर दी। ले उड़ा होटल का जमादार। सिद्धार्थ ने गुस्से में उबाल खाते हुए कहा। जमादार नहीं है, एग्जीक्यूटिव है। चेतन ने दीपक की तरफदारी की। जो भी है, होटल जाएंगे तो सलामी देगा ना? सिद्धार्थ बिफरा। हाँ, चेतन ने जवाब दिया। तो ठीक है, चल हम भी देकर आते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। चेतन ने सवालिया नजर से उसे देखा। सिद्धार्थ ने फौरन बात बदलकर हंसते हुए कहा, सलामी बे, सलामी देकर आते हैं, कहकर वह दुल्हन के कमरे में घुसने लगा। उसे घुसते देख चेतन ने फिर टोका, गलत हो रहा है। सुन, कोई पूछे तो ठंडा पिला दियो और कहियो कि हनीमून बेड के डेकोरेशन की लास्ट मिनट तैयारी चल रही है, कारीगर लगे हैं, कोई भीतर ना आने पाए। कहकर वह रुका, फिर उंगलियों पर कुछ जोड़ता हुआ बोला, 2 + 2 और 2। हाँ, ठीक 5-6 मिनट बाद वो पीछे वाली खिड़की की तरफ मोटरसाइकिल लेके मिल। अभी न चला जाऊं। चेतन वाकई डरा हुआ था। बक साले। अच्छा, 2 मिनट बाद चले जाना। 2 मिनट तो दे सकता है ना? चेतन ने हामी भरी। उसके हामी भरते ही सिद्धार्थ ने तेजी से कमरा खोलकर धीमे से भीतर से सांकल लगाई। सांकल लगने से पहले दुल्हन के शर्मा के सिमटने से गहनों के खनकने की आवाज बाहर चेतन भी सुन पा रहा था। सांकल लगाकर सिद्धार्थ ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, 10 किलो के लहंगे और उतने ही किलो के जेवर से लदी दुल्हन और सिकुड़ गई। सर्दियों की रातों को और मादक कर देने वाली ब्लैक ऑर्किड परफ्यूम की तेज गंध दुल्हन के जिस्म से बिखरती हुई हवाओं में घुल गई थी। सिद्धार्थ जानता था कि ये परफ्यूम ही पूजा को पसंदीदा है। सांस भर हवा भीतर कर सिद्धार्थ धीमे धीमे चलता हुआ दुल्हन के पीछे गया और उसकी आंखों पर वह सजावट का रेशमी फीता बांध दिया। दुल्हन भी नई उम्र की ही थी, उसने भी नए जमाने देखे ही थे। वह फौरन इस खेल का मर्म समझ गई और खुद को निढाल छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने सजावट की बिखरी लड़ियां दुल्हन के मुंह पर लपेट दी। दुल्हन उन्माद में नीम होश होने लगी। सिद्धार्थ के पास वक्त वैसे भी कम था। उसने फिर ज्यादा वक्त नहीं लिया। सुहाग सेज की चादर सलवटें से भर गईं।
फूल जिस काम के लिए थे काम आ गए। सिद्धार्थ फिर धीमे से उठा, दुल्हन का माथा चूमा, बिना आवाज किए दरवाजे का सांकल खोलकर वापस आया और फिर पिछली खिड़की से कूद गया। अरे बाप रे बाप की एक आवाज झाड़ियों से आई। चेतन समझ गया कि सिद्धार्थ नीचे आ चुका है। पहुंचा तो देखा कि सिद्धार्थ के दाहिने पांव की एड़ी सूज गई है। हॉस्पिटल चल, साला लगता है कि पैर गया। सिद्धार्थ ने दर्द से कराते हुए भी उठने की कोशिश की। गाड़ी पर बैठ पाएगा? चेतन ने उसे सहारा देते हुए पूछा। साले, हम कहाँ कहाँ बैठ के आ रहे हैं, तुम्हें क्या पता? चलो। सिद्धार्थ किसी तरह गाड़ी पर बैठा। गाड़ी पर बैठकर भागने या खिड़की से कूदने से पहले सिद्धार्थ ये नहीं देख पाया था कि होठों के बीच गुलाब का डंठल दबाए कमरे में घुस रहे दूल्हे मियां ने खुली खिड़की पर कुछ हलचल महसूस की थी। बहरहाल किसी के लिए ये शरारत थी, किसी के लिए मौज, किसी के लिए गलती और किसी के लिए अक्षम्य पाप। गलतियों की तो माफी होती है, पाप की सजा। पाप मगर हो चुका था, सजा कोई और तय कर रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के एपिसोड सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।